नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहां पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे आज एक ऐसे विषय की जो कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहता है। आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी की एक रिटायरमेंट एज होती है। 45 साल में रिटायर होते हैं कुछ लोग 58 में, कुछ लोग 60 में, कुछ लोग 62 में, कुछ लोग 65 में। यहां तक कि कुछ नौकरियों में 70 साल तक की उम्र जो है वो रिटायरमेंट की होती है। लेकिन देश में एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। आप समझ गए होंगे मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। वर्तमान समय में अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 1-1.5 साल में उनके स्वास्थ्य का स्तर वह रह चुका है कि अब वह मुख्यमंत्री पद को संभालने में अक्षम है। लेकिन फिर भी वह सत्ता से चिपके हुए हैं। वह यहां पर गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देश में कमोबेश हर पार्टी में आपको ऐसे राजनेता देखने को मिलेंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर राजनेता रिटायर क्यों नहीं होते। क्या देश में कभी कोई ऐसा राजनेता रहा है जिसने रिटायरमेंट के एज के विषय में बात की हो। आज इस वीडियो में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों शुरुआत करते हैं जब देश आजाद हुआ था, मतलब हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की। वह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो यंग थे, लेकिन समय बीतता गया और समय के साथ उम्र बढ़ती है। 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, उसका गहरा आघात उनको लगा। वह अस्वस्थ हुए और अगले 2 साल वह एक तरीके से देश की सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। सारा काम उनका मैनेजमेंट या कहें इंदिरा गांधी संभाला करती थी। 1964 में एक दिन खबर आती है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। लेकिन 1962 से लेकर 1964 के बीच में जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक रूप से सक्रिय बहुत ज्यादा नहीं थे। खासकर अंतिम के 1 साल तो वह बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। सारा काम इंदिरा गांधी देखा करती थी। अगर जवाहरलाल नेहरू जिस समय अस्वस्थ हुए, अगर वह इस्तीफा देकर लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिए होते तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता था। लेकिन सत्ता से वह चिपके रहे, सत्ता को वह त्यागे नहीं। दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि वह त्यागना चाहते रहे हों, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वह उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हो, देश की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते रहे हो। क्योंकि कई लोग का ऐसा मानना है कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इंदिरा गांधी धीमे धीमे कांग्रेस को अपने पक्ष में करें और आगे चल के देश की प्रधानमंत्री बने। वह बनी, कुशल नेत्री थी, लेकिन जिस तरीके से वह देश की प्रधानमंत्री बनी उसको लेकर कई लोग इस बात को लेकर संदिग्ध रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सत्ता से लगातार चिपके रहे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। फिर अगर हम बात करें आगे चल के, तो आप डीएमके के नेता करुणानिधि को देखिए। 90 साल की उम्र हो चुकी थी, अपना काम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वह सत्ता को त्यागने को तैयार नहीं थे। प्रकाश सिंह बादल जो कि अकाली दल के नेता थे, वह 90 वर्ष प्राप्त करने के बाद भी पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहे, यहां तक कि अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को भी सत्ता नहीं सौंपी। मतलब हमें अपनी गद्दी प्यारी है, हम अपनी गद्दी यहां नहीं छोड़ना चाहते। वर्तमान परिस्थिति में आप देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के एलिगेशन न लगे होते, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा न दिया होता, वह भी सक्रिय रूप से अभी राजनीति में रहते। मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे वह सक्रिय राजनीति में रहे। अभी आप नीतीश कुमार को देखिए, वह भी सक्रिय राजनीति में आपको दिखाई देंगे, जबकि सही तौर पर वह स्वस्थ नहीं है। जैसी उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है, अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो वह राजनीतिक रूप से अस्वस्थ यहां दिखाई देंगे। देश की राजनीति में राजनीतिज्ञों के लिए उम्र की बात कभी नहीं आती, लेकिन देश में एक नेता थे, मैं बात कर रहा हूं नाना साहेब देशमुख की, जो कि आरएसएस से आते थे। जिस समय 1950 के दौरान भारतीय जनसंघ का निर्माण किया,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तब आरएसएस ने कहा कि भैया हम आपको अपने 5 नगीने देते हैं। इस 5 नगीने में एक नाम था नाना साहब देशमुख का, और वह जनसंघ में शामिल होते हैं। और भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश में 1957 में प्राप्त की थी 14 सीटें। 1967 में भारतीय जनसंघ को उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों की प्राप्ति हुई थी। जब जनता पार्टी बनी और भारतीय जनसंघ का उसमें विलय हुआ, उस दौरान उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिज्ञों की भी एक उम्र होनी चाहिए और उस उम्र के बाद उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा यह उम्र 60 साल की होनी चाहिए। लेकिन किसने माना? किसी ने नहीं। आज भी देश के राजनेता गद्दी से चिपके रहते हैं। एक उम्र के बाद नेताओं के विजन खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह यहां पर सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं। दो चीजें यहां पर चलती हैं, क्यों वह सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। देश की किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, उनके बड़े नेता 70 वर्ष के ऊपर के हैं, कई शारीरिक और कई मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी वह राजनीतिक रूप से अपने आप को गद्दी के साथ जोड़े रखते हैं। तो देखेंगे जो यहां मैं दो कारण कह रहा हूं, वह कौन से कारण है। पहला तो यह है कि सत्ता के साथ आपका जो जुड़ाव होता है ना, वह आपको बहुत आराम देता है, आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है। आपको लगता है कि अभी भी आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं, और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के केंद्र से अलग होना नहीं चाहता। एक और रीजन यहां पर है जो मुझे लगता है, और यह पूरा प्रशासनिक रीजन है। जैसे जैसे नेता की उम्र बढ़ती जाती है, धीमे धीमे वह अपने आसपास के लोगों से घिर जाता है और सत्ता वही लोग चलाते हैं, ना कि वह नेता चलाता है। इसमें कई सारे अधिकारी होते हैं, कई सारे नेता होते हैं, यह मिलकर सत्ता की मलाई खाते हैं। इनको लगता है कि जो यह नेता है इसके नाम पर वोट मिल रहे हैं, जनता अभी भी इनसे जुड़ी हुई है और इनके नाम पर हम चुनाव जीतते रहेंगे और अपना राजनीतिक उल्लू, आर्थिक उल्लू सीधा करते रहेंगे। यह प्रशासनिक अधिकारी उस नेता के नाम पर देश की राजनीति को मैनिपुलेट करते हैं। उनके आसपास के छोटे नेता उनके नाम पर देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं। शायद इस वजह से आपने देखा होगा कई बार बुजुर्ग नेता शैया पर लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। कई मुख्यमंत्री तो कई प्रधानमंत्री बनते हैं। सीधी बात है, राजनेताओं में सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे। अभी आप नीतीश कुमार की स्थिति देखिए, उनको देख के साफ लगता है कि वह फैसला लेने लायक अब नहीं बचे हैं। कमोबेश यही स्थिति जो बाइडेन की थी अमेरिका में। वह भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। शायद इसी वजह से बीच कैंपेन में उनको हटाकर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। यही चीज आपको यहां दिखाई दे रही है कि उसका चेहरा रहता है, लेकिन पीछे से काम करने वाले लोग कोई और रहते हैं। यह साफ बात है कि देश में नेताओं की भी एक उम्र होनी चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट होना चाहिए। 75 एक आइडियल एज है। उस एज के बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संवैधानिक रूप से हट जाना चाहिए। संविधान में ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, या यह नियम होना चाहिए कि उनका शारीरिक और मानसिक जांच की जाएगी। उस जांच के बाद अगर वह सक्षम हैं तो राजनीति में आगे चलें, अन्यथा ना चलें। क्योंकि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति 75 क्रॉस करने के बाद किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने के लिए सक्षम नहीं होता, और विचार करने की जो भावना है वह कुंद हो जाती है। एक नेता के पास एक सर्टेन विजन होता है, उस विजन को पूरा करने के बाद उसके पास कुछ नया देने को नहीं बचता देश को। इसलिए देश में हमेशा युवाओं का आना आवश्यक है। लेकिन जब तक यह बुढ़े नहीं हटेंगे तब तक युवा क्या करें, वह सत्ता के केंद्र कैसे बने, वह देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करें। पहले इन बुढ़ों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर युवा इस देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए राजनेताओं की भी रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, जैसे कि अन्य नौकरियों में होती है। इनको हटाया जाए और इनकी जगह पर युवा लोग आए, नए विचार आए, क्योंकि यह पुराने विचार, यह दखियानूसी विचार इस देश में कब तक चलेंगे।
आज भी इस देश की राजनीति धर्म और जाति से आगे नहीं बढ़ पाई है। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि इसका जो कोर है वह सभी बूढ़े नेता हैं जो अभी भी जाति और धर्म की राजनीति करते हमको दिखाई देते हैं। शायद इस वजह से देश में अब युवा लीडरशिप की आवश्यकता है। नए लोग आए, नए नेता आए, नए विचार आए, तब जाके देश प्रगति की राह पे अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी बुढ़े नेता थे उन्होंने जितना देश को देना था वह दे लिया है। अब वह हटे और नए लोग आए और देश आगे की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।